और क्या हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसीडर करना चाहिए ओवर द पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। लेकिन इसमें भी भाई झोल है। मेरे पास जैसे स्कॉर्पियो एन है, जैसे लंबे टूर पे मैं उसी को यूज़ करता हूँ, उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा चुटकी से निकल जाऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा पैनिक रहता है, बाकी जो ड्राइव है वो भाई बिल्कुल साइलेंट रहती है, आपको सिर्फ फैन स्पीड के अलावा ना उसके बाद कस्टमर भुगतेगा इसको। जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, कंपनीज कहती हैं आपको कि आप चार्ज करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो भी आपकी गाड़ी जो बैटरी है वो भाई इसके अंदर काउंट नहीं होती। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंटली अभी हमने एक ट्रिप किया था, हालांकि वो ट्रिप थोड़ा सा लंबा चलना था। अनफॉर्चुनेटली हमें वापस आना पड़ा, अमर भाई को चोट लग गई थी। लेकिन इस ट्रिप से भाई हमने बहुत कुछ सीखा। हम टेस्ट करने गए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल को और लेके गए थे भाई हम MG की ZS EV। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, जितना माइलेज दिखाती है, मतलब जो रेंज इसको हम बोलते हैं उतना रेंज गाड़ी देती है। लेकिन आज भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते टाइम भाई बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। और क्या हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसीडर करना चाहिए ओवर द पेट्रोल, डीजल, CNG, इन सब के ऊपर? क्या वाकई में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल है? क्या ये पैसे बचाती है? पर्टिकुलरली इस गाड़ी की बात हम नहीं करेंगे, हम सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, चाहे उसमें टाटा की नेक्सॉन आ जाती है, MG की ZS EV आ जाती है, महिंद्रा की XUV400 आ जाती है, या BYD की कार्स आती हैं। जो भी कंपनीज भाई अपना बना रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आज हम सबको कंपेयर करेंगे। प्रोस एंड कॉन्स क्या है और क्या आपको आज कंसीडर करनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या फ़ायदे का सौदा वाकई में है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि इस ट्रिप पे जब हम गए थे, हमारा चार्जिंग कॉस्ट क्या आया, मतलब कितने रुपए किलोमीटर पड़ी हमारे को ये गाड़ी। टोटल देखें तो हम चले थे भाई 1110 किलोमीटर, 1109.8 समथिंग था, तो 1110 किलोमीटर हम चले थे इस टोटल ट्रिप पे। और अगर हम पूरा चार्ज की कॉस्टिंग लगाते हैं, एक बार हमारी चार्जिंग कॉस्ट आई थी 810 रुपये, दूसरी बार हमारी जो चार्जिंग कॉस्ट थी वो थी 863 रुपये, यानी 863 रुपीज़। जब वापस आते हैं तो उसमें जो हमारी चार्जिंग कॉस्ट जाती है, एक बार जाती है आई थिंक 550 रुपये और एक बार जाती है 800 रुपये के अराउंड जाती है। लेकिन इसमें भी भाई झोल है। दो जगह हमारे साथ ऐसा हुआ कि उनके वॉलेट में पैसे ऐड हो गए, एक जगह तो मशीन ही नहीं चली थी, जो चंडीगढ़ में ओकाया वालों ने लगा रखा था, माई चार्जिंग EV पॉइंट। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया उन्होंने कैसे कैसे कर रहा था। वहाँ पे भाई वॉलेट में पैसे ऐड हो गए, उसके बाद भाई मशीन चली नहीं, तो आप वापस रिफंड नहीं ले सकते, ऑप्शन नहीं है उनके पास, है ही नहीं ऐप के अंदर कोई ऑप्शन कि आप अपने पैसे रिफंड ले लो। इसमें मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट को कि यार ये ना सारा ना UPI से ही लिंक कर दो यार, डायरेक्ट अगर जितना चार्ज के उतना पैसा कट जाए, बाकी का आपका रिफंड आ जाए। तो एक तो ये समस्या बहुत तगड़े वाली है। दूसरा, जब मैं वापसी में आके मैंने रात को चार्ज किया था, जब हम इसको मोहाली से लेके आ रहे थे गुड़गांव की तरफ, तब रात को भी एक बार चार्ज हो गई थी 550-600 का जो हमारा उसमें लगा था। उसके बाद जब मैंने दोबारा से 260 रुपये जो ऐड किए थे वो वेस्ट चले गए थे। मतलब फ़ोन पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहाँ पे फिज़िकली चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो अगर इस वेस्टेज को निकाल दे, और जो हमने फर्स्ट टाइम घर पे इसको 100% चार्ज किया, 20 के वहाँ पे हमने इसको नॉर्मल चार्जिंग में चार्ज किया, उस कॉस्ट को अगर हटा दें तो हमारे को ये गाड़ी पड़ी थी भाई 4.1 रुपीज़ पर किलोमीटर। लेकिन अगर हम होम चार्जिंग को भी जोड़ दें, उसको 1500 तो जोड़ लो, और जो हमारे वेस्ट गए हैं 750 रुपये उसको भी जोड़ें, तो वही आ जाती है भाई 4.75 रुपीज़ पर किलोमीटर। मेरे पास जैसे स्कॉर्पियो एन है, जैसे लंबे टूर पे मैं उसी को यूज़ करता हूँ, उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, उसमें जो मेरा डीजल कंज्यूम होता वो होता भाई आपका लगभग 85 लीटर का, और 86 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 7-7.5 हज़ार के आसपास का ये फ्यूल मेरा पड़ता है उसमें। और मैं उसकी मिनिमम माइलेज जो हाईवे की है, क्योंकि मैंने भाई इस गाड़ी को इकोनॉमी पे चलाया था, कर्स 3 चलाया था, मतलब मैक्सिमम रीजन पे चलाया था, और ज़्यादा भगाया नहीं था, मतलब नॉर्मल रखा था 90-100 के अराउंड। और स्कॉर्पियो को अगर मैं 120 पे भी चलाता हूँ जो हाईवे की लिमिट के हिसाब से, वो मेरे को भाई ना करते 13-13.5 की माइलेज तो देती ही देती है, इससे नीचे नहीं देती हाईवे पे। और अगर मैं उसको 90-100 चलाऊँगा तो वो मेरे को 15 देगी। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ उसकी 13 की माइलेज के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग आई है वो भाई 6.5 रुपये पर किलोमीटर आई है। तो अगर हम ओवरऑल पूरा कंप्लीट डिफरेंस मान के चलें तो मात्र 1900 समथिंग 2000 मान लो मोटा मोटा फ़र्क है, कि एक तो मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके चल रहा हूँ और एक मैं अपनी स्कॉर्पियो एन लेके चल रहा हूँ। अब फ़र्क क्या रहेगा दोनों में, वहाँ मुझे पैनिक नहीं होगा डीजल व्हीकल में कि मेरी भाई रेंज ख़त्म होने वाली है, पेट्रोल पंप आएगा, डीजल भरवाऊँगा,
चुटकी से निकल जाऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा पैनिक रहता है रेंज। भाई आप हाई रेंज की गाड़ी भी ले रहे हो तब भी आप एक प्लान ट्रिप करके ही चल सकते हो, अनप्लान ट्रिप आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ नहीं कर सकते। टू बी फ्रैंक, टू बी क्लियर, ठीक है, ये सच्चाई है कि आज की डेट में आप एक अनप्लान ट्रिप एक ईवी व्हीकल्स के साथ नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा कि हमारी गाड़ी चार्ज नहीं थी, वहाँ पे कोई फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं था, और ये तो मान लो चलो वहाँ लाइट मिल गई, गाड़ी 17-18 घंटे में हमारी चार्ज हो गई, लाइट ही ना मिलती, फिर हम क्या कर लेते। और हमारे पास तो इमरजेंसी थी, दूसरा व्हीकल हमारे पास ना होता गविश का, तो हम तो बेबस थे भाई, कहीं जा ही नहीं सकते हम तो। टैक्सी ही हमारे पास एक इकलौता रास्ता था, और फिर भाई जब वहाँ जाके हमें टैक्सी ही चलानी है तो फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले जाने का फ़ायदा क्या है। तो ये तो एक सबसे बड़ा हो गया कि अनप्लान्ड आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मान लो मैं फैमिली के साथ प्लान कर रहा हूँ और मुझे भी जाना है, मैडम कहे उधर भी जाना है, तो मैं नहीं जा सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वो बस जितना लिखा है उतने पे ही जा सकता हूँ, और चलने से पहले आपको अपना पूरा रूट प्लान फिक्स करना पड़ेगा। कहाँ मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, फर्स्ट लंच डिनर मुझे कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, वो मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमारे को फोर्स किया जा रहा है कि आप ईवी व्हीकल्स की तरफ जाइए। जी हाँ, हम बाय चॉइस नहीं जा रहे हैं, हम बाय फोर्स जा रहे हैं। चॉइस में अगर आप बात करेंगे ना, मैंने रास्ते में बहुत से लोग मिले थे, मैंने बातचीत भी गई थी, मैंने टाटा नेक्सॉन वाले एक सरदार जी थे वहाँ चार्ज करते, उनसे भी बात की थी। एक भाई थे अपने फरीदाबाद वाले, वो चार्ज करते, बोला सर अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि बाहर जो चार्जिंग स्टेशन है वो 21 रुपये पर किलोवाट लेते हैं भाई, जो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी को अपने घर पे चार्ज करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी गाड़ी इंटरसिटी नहीं कर सकती है। जैसे मैं इस गाड़ी को रोहतक लेके गया था, मैंने इसको चार्ज किया 94% के आसपास मैंने इसको चार्ज किया था, और फिर मैं इसको लेके गया अप डाउन, मेरी गाड़ी ने आराम से 250 किलोमीटर, कोई पैनिक नहीं हुआ। मेरे पास जो रेंज थी वो 344 किलोमीटर थी, और जाना आना मेरा 200 किलोमीटर था। थोड़ा बहुत अगर मान लो मैं 150 दाएं बाएं भी चला जाऊँ तो कितना चल जाएगी गाड़ी, 250 किलोमीटर चल जाएगी। तो इस सिचुएशन में भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है। बैठते ही आपको भाई गाड़ी के अंदर मस्त एसी मिलता है। अभी बाहर बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, तो एक बार हम गाड़ी में अंदर बैठते हैं, क्योंकि ये भाई देखो बहुत अच्छी खासियत है ईवी व्हीकल की। मैं कल इस गाड़ी के अंदर, मैं इसको टेस्ट कर रहा था, 1 घंटा मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, टोटल पूरा 1 घंटा। लो पे और फैन स्पीड भी अच्छी स्पीड पे चल रहा था। इस गाड़ी ने मात्र 2% बैटरी ली है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सिटी के लिहाज से बहुत अच्छी गाड़ी रहती हैं ईवी व्हीकल्स। और आपका दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज़ में आपका डेली का 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर तक का भी रेंज है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतने के लिए तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। अब आ रहा बहुत पसीना, बाकी बातें करते हैं गाड़ी के अंदर चल के। अब ये कि मैंने गाड़ी स्टार्ट और अपना सीधा एसी चालू हो जाएगा। हाँ, ये देखो ठंडी ठंडी हवा ही ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कि स्टार्ट करते भाई आपको एसी की मस्त हवा मिलती है। 2 मिनट पसीने सुखा लेते हैं, स्पीड और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। गाड़ी के अंदर बैठ के तो चलाने का आनंद भी ले लेते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं थोड़ी ईवी व्हीकल्स के बारे में, कड़वी और अच्छी दोनों ही चलेंगी भाई। अब अच्छा ये है कि गाड़ी की जो हैंडलिंग रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो ज़्यादा बेहतर रहती है। मतलब हाई स्पीड पे ना आपकी गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है, क्योंकि जो गाड़ी का बैटरी पैक होता है वो गाड़ी के सेंटर में होता है, नीचे फ्लोर पे होता है। तो जब हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हैं ना, वहाँ पे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। बाकी जो ड्राइव है वो भाई बिल्कुल साइलेंट रहती है, आपको सिर्फ फैन स्पीड के अलावा ना और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। मस्त मज़े से अपना पंजा दबाओ और यह बात इंस्टेंट पिकअप आपको मिलता है। बढ़िया तरीके से चलाओगे तो आपको अच्छी खासी रेंज भी मिलेगी। लेकिन पता है क्या है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ना एक एंजाइटी रहती है कि यार मेरी रेंज कितनी है, फुल चार्ज में इस बार कितना चलेगी। ये रहता है भाई, ये परमानेंट रहता है, हर बंदे के माइंड में रहता है, चाहे कोई माने इस बात को चाहे ना माने, पर भाई ये चीज़ रहती है कि यार मेरी गाड़ी के अंदर अब इतनी रेंज रहेगी। अब जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ बैटरी पे, तो आप ये देखोगे 72% चार्ज है और रेंज ये दिखा रही है मेरे को 255 किलोमीटर की। मैं इस गाड़ी को इकोनॉमी पे और 3rd रीजन पे चला रहा हूँ, कर्स 3 बोलता है MG इसको, तो उतने में मैं इसको चला रहा हूँ। और सिटी में अगर मान लो मैं इसको ऐसे ही अच्छी स्लो से चलाता रहूँगा तो ये 7 किलोमीटर 6.8 7 मान लो आप किलोमीटर पर किलोवाट मेरी गाड़ी आराम से चल जाएगी। तो ठीक है, सिटी के लिहाज से तो ये गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं।
लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भाई ये गाड़ियां बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करती, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको पता है बैटरीज के अंदर लिथियम आयन, कोबाल्ट, ये सब होता है, और इसको माइनिंग करने में कितना पोल्यूशन क्रिएट होता है, हमारी धरती को कितना नुकसान पहुंचता है, अंडरग्राउंड वाटर को कितना नुकसान पहुंचता है, ये बताने की जरूरत नहीं है भाई। दूसरा, हाँ, चलने के टाइम पे गाड़ी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, लेकिन बनते टाइम ही भाई कराती है। उसके बाद बैटरीज का डिस्पोज, जब ये बैटरीज पुरानी हो जाएंगी, हाँ, तब क्या होगा। आज की डेट में अगर आप मान के चलो, कंपनी आपको 8 साल 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास की जो वारंटी देती है, वो इसीलिए देती है कि उनको पता है कि उनकी गाड़ी की जो बैटरी लाइफ है वो इतनी है, उसके बाद कस्टमर भुगतेगा इसको। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशन आती है। एक तो आपने जो अपफ्रंट पैसा ज्यादा दिया है, उसको रिकवर करने में भाई आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, मतलब यूं लगा लो सोना, उठना, बैठना सब कुछ ईवी के अंदर ही हो रहा है आपकी, तो फिर तो चलो आप इसका पैसा रिकवर कर भी लोगे। कि रनिंग 1000, 1500, 2000 ही रहती है, और आपने ईवी व्हीकल ले लिया, ठीक है ले लिया, पर उसकी रिकवरी भाई आप बहुत ज्यादा सालों में कर पाओगे। बात करें थे हम बैटरी की, तो 8 साल के बाद क्या पूरी बैटरी चेंज होगी, है? और बैटरी कॉस्ट क्या रहेगी? आज की डेट में मान के चलो तो 7-8 लाख से कम की नहीं होगी भाई बैटरी पैक इसका। लेकिन इसके अंदर ना सेल्स होते हैं, कई बार सेल्स चेंज करने से भी काम चल जाता है। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, या फोन में हम देखते हैं ना छोटे छोटे सेल्स बैटरी के अंदर यूज होते हैं, तो वो पर मोस्टली मैंने कई गाड़ियों के अंदर देखा, इवन अभी मैंने महिंद्रा की XUV 400 में देखा है, 3-4 गाड़ियां एक साथ मैंने देखी कि उनके पूरे के पूरे बैटरी पैक चेंज हो रहे हैं भाई अंडर वारंटी में। चलो अंडर वारंटी हो रहे हैं, ठीक है, वारंटी के बाद भाई सेल चेंज करने की नौबत ना आ गया, पूरी बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया, फिर क्या करोगे? फिर आप हो गया इंश्योरेंस ले लेंगे, इंश्योरेंस में काउंट नहीं होती। अगर आपने 0 टैप इंश्योरेंस भी ले रखा ना अपनी गाड़ी का, तो भी आपकी गाड़ी जो बैटरी है वो भाई इसके अंदर काउंट नहीं होती। उसके लिए अलग से आपको एड ऑन लेना पड़ेगा आपके बैटरी पैक के लिए। तो वो एड ऑन कितने का पड़ेगा? हम ZS EV से मान के चलें तो इसके अराउंड 4-5 हजार के आसपास आपका एड ऑन लगेगा। हाइब्रिड व्हीकल्स में भी ऐसा ही है भाई। हाइब्रिड व्हीकल्स में अगर आपने हाइब्रिड व्हीकल ले रखा है आज की डेट में, तो उसके अंदर जो बैटरी पैक आता है उसका भी अलग से एड ऑन लेना पड़ता है। आपके 0 टैप इंश्योरेंस में वो इंक्लूड नहीं है। इस चीज का ना जिक्र कभी हुआ ही नहीं, तो आज जिक्र हो ही रहा है बैटरी गाड़ी का। तो मैं यार ये भी बताया जाए कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड ले रहे हो तो बैटरी पैक का अलग से एड ऑन लेना मत भूलना। अब आ जाती है मेंटेनेंस। अगर हम इसको अपनी नॉर्मल आइस इंजन से कंपेयर करें मेंटेनेंस में, तो हाँ गाड़ी की मेंटेनेंस कम रहती है, पर वही बात आ जाती है उतना ही पैसा हम एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में दे चुके होते हैं, तो उस चीज में फर्क पड़ता है। मेंटेनेंस में रहता क्या है? अब बैटरी पैक है, नॉर्मल बैटरी चेक हो जाती है, इसके अलावा सस्पेंशन हुआ, ब्रेक ऑयल हुआ, बाकी जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो तो चेक होते ही है भाई गाड़ी के, तो वो मेंटेनेंस रहती है। अदरवाइज गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी ज्यादा है नहीं। देखो चलो अब बहुत प्लस माइनस हो गया, अब थोड़े से डायरेक्ट कटाक्ष कर रही है जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, है तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट सीधा भाई के बैड पॉइंट्स क्या रहते हैं। उससे पहले काफी भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि विक्रम भाई जब आप अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे थे तो आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। जब आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, कंपनीज कहती हैं आपको कि आप चार्ज करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करें, नहीं ना? तो सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी है। चार्ज करते टाइम आपको अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर भी लोगे, लास्ट में थोड़ा बहुत कर लो, हमने भी किया था लास्ट के 10-15 मिनट, तो उस सिचुएशन में भाई जो आपकी गाड़ी की बैटरी है वो थोड़ा लेट चार्ज होगी, वो टाइम ज्यादा लेगी। ठीक है, इमरजेंसी है 10-15 मिनट के लिए आप बैठ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए। और जो कॉस्ट मैंने बताई थी हमारे को, जो 4.75 समथिंग की जो पड़ी है, इसमें अगर हम ये जोड़ दें कि भाई जहां हमने चार्ज की वहां का खाना भी तो आपको खाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि जहां आपको खाना पसंद है वहां पे आपका चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और जहां चार्जिंग स्टेशन है वहां आपको मनपसंद खाना मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बड़ा बैड तो ये कि भाई आप बगैर प्लानिंग के नहीं निकल सकते अपने शहर से बाहर। सिटी में जहां मर्जी चले जाओ, और मैंने बताया 250-300 किलोमीटर तक का तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हो, उससे ज्यादा का तो सोचना भी पाप है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, खाली इस गाड़ी के लिए, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए टोटली तो भाई इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जैसे बनती है और बाद में डिस्पोज ऑफ कैसे होगा बैटरी का, ये चीज। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो गाड़ी की रीसेल वैल्यू जो है वो आपको उतनी नहीं मिलती, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी के अंदर हम इंजन ऑयल, इंजन ये सब चेक करवा लेते हैं गाड़ी का मैकेनिक की जगह, लेकिन बैटरी पैक का क्या भाई?
समय के साथ तो वो पुरानी होगी, बूढ़ी तो होगी। तो अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रीसेल वैल्यू है ना, वो इतनी कुछ खास नहीं है। आने वाले टाइम में अगर हो जाए तो अलग बात है। देखो कोई भी चीज़ होती है, जब पहले कोयले वाले इंजन थे, फिर देन उसके बाद हमारे आइस इंजन आए, कार्बोरेटर थे, पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन आ गया आपका MPFI, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आई, हमने धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे को फोर्स नहीं किया गया। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमारे को ना फोर्स किया जा रहा है, और जो फोर्स से कोई काम होता है ना, तो भाई मजा नहीं आता। इच्छा से किया हुआ काम ना अच्छा रहता है, फोर्सफुली ठीक नहीं है। फोर्सफुली करना है तो अगला पॉइंट ये रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, कुछ आता पता नहीं है। कुछ चार्जिंग स्टेशन पैसे ले लेते हैं, चार्जिंग नहीं देते। तो ये जो सारे लूप होल्स है ना, इनसे भाई उभरना है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके कामयाब होंगे। अब कमर्शियल, जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, वो प्रॉपर एक अपने फिक्स रूटीन पे ही चल रहे हैं भाई। रूटीन से बाहर तो वो भी नहीं जा सकते, रूटीन से बाहर जाए तो उन्हें भी चार्जिंग चाहिए। और जो हमारे मेट्रो सिटीज है, वहां तो चार्जिंग स्टेशन हमारे अवेलेबल है, नहीं तो जो कंपनी उनको रन कर रही है, वो कंपनी अपने चार्जिंग स्टेशन लगा के देती है। तो मोस्टली तो हमने ऐसा ही देखा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हिसाब किताब है इस चीज का। और मेरे जैसे जो शौकीन लोग हैं, जिनको गाड़ी लेते ही मॉडिफिकेशंस करने का शौक है, तो आप एक सिंगल बल्ब नहीं चेंज कर सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। जैसे ही आपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कुछ चेंज किया, आपकी वारंटी हो जाएगी वॉइड। कंपनी तो भाई साहब हाथ खड़े कर देगी, जाओ जी आपने तो ये बल्ब बदल दिया, हम नहीं देते, वारंटी खत्म। आपने छेड़खानी करी है गाड़ी के साथ, क्योंकि हमने बैटरी इस हिसाब से बना रखी है, और आपने इसके साथ कर दी छेड़खानी, तो हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। और आज की डेट में जैसे हम अपने घर पे चार्जर लगवाते हैं, कंपनी एक चार्जर तो आपको घर पे देती है ना, कोई कंपनी 7 किलोवाट का, कोई 3 किलोवाट का, ऐसे दे रही है। तो भाई आने वाले टाइम में बिजली की खपत बढ़ेगी, बिजली भी तो महंगी होगी। और वो बिजली जनरेट कहाँ से हो रही है? सारी बिजली तो हाइड्रो प्रोजेक्ट से नहीं जनरेट होती, कोयले से भी बिजली जनरेट होती है, तो वहाँ भी तो पोल्यूशन हो ही रहा है। और जब हम चार्जिंग करते हैं, पता है हमारे को कि 85% फास्ट चार्जिंग होती है, लास्ट के जो 15% रहते हैं वो थोड़ा सा उसको बैटरी पैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिस्टोर अच्छे से रहे, स्लो चार्जिंग होती है। लेकिन जहां हम चार्ज कर रहे थे लास्ट टाइम, लाइट चली गई थी, मैंने प्रॉपर दिखाया भी था, लाइट चली गई, उसके बाद जो पावर आ रही थी वहां पे भाई, जो पावर थी वो कम थी। क्यों? क्योंकि वो जनरेटर से बिजली जनरेट हो रही थी, और जब जनरेटर चल रहा है तो क्या वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई। फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर कि भाई आपको आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखो भाई, अगर आपका एक फिक्स रूटीन है, सिंपल सी बात बोलूंगा, सिंपल सा ही लॉजिक है, फिक्स रूटीन है, कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग नहीं है, इमरजेंसी का कहीं भागना भूगना नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए। अदरवाइज आपने से एक सिंगल व्हीकल रखना है। बहुत से लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो सिंगल इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं और चला भी रहे हैं, लेकिन आप उनके दिल से जाके पूछो, वो कहते हैं ना बताता कोई नहीं है, जाके पूछो, इमरजेंसी में कहीं जा नहीं सकते, जितना फिक्स रूटीन है वहीं जा सकते हैं। हाँ, एक बात और है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल ना होके नॉर्मल हमारी आइस इंजन वाली गाड़ी होती, तो हमारे को एक दिन एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ता अपने घर आने के लिए, क्योंकि पहले फुल चार्ज हुई, उसके बाद भाई फिर रास्ते में मोहाली में चार्ज करना पड़ा, फिर करनाल में चार्ज करना पड़ा, तो भाई टाइम कंज्यूमिंग तो है। और आज की डेट में सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू मनी। तो ये भाई वक्त की सबको कदर करनी चाहिए। तो वही बात है, अगर आपने शहर में चलानी है एज ए सेकेंडरी व्हीकल, दिल खोल के लो। मतलब छोटी गाड़ी में आप चाहे टाटा की टियागो ले लो, MG की कॉमेट ले लो। कॉमेट तो बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, फास्ट चार्जिंग का फंडा है इस गाड़ी में, सारा दिन चलाओ, रात को आके अपने घर पे चार्ज करो, सही है वो गाड़ी। तो मैं तो इसी चीज में बेटर मानता हूँ। अभी तक ना सिटी तक रखो, और इंटरसिटी करना है तो 250-300 जितनी आपकी गाड़ी की रेंज एक बार में देती है, उतना ही प्लान कर लो, दैट्स इट। यही मैं कहना चाहूंगा आज के लिए। हाँ, आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि देखो जो चीज नहीं आती है शुरू में महंगी होती है, और फिर जैसे समय बढ़ता जाता है वो चीज सस्ती भी हो जाती है। बैटरी पैक भी क्या पता आने वाले टाइम में और सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो होंगी, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, लेकिन फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, बाय चॉइस होना चाहिए। बाकी आप बताना, आज की डेट में आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसीडर करोगे या फिर नॉर्मल आइस इंजन वाला व्हीकल आप कंसीडर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर देके जाना, और चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ऑटोमोटिव 17 साथ। टिल बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।